कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं। क्या कहते हैं? हम अहले शहर की ख्वाहिश के मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन अमीरे शहर की दिलचस्पियां कुछ और कहती हैं। अब अंधेरों में जो हम खौफजदा बैठे हैं, क्या कहें खुद ही चिरागों को बुझा बैठे हैं। बस यही सोच के तस्कीन सी हो जाती है, और कुछ लोग भी दुनिया से खफा बैठे हैं। देख ले जाने वफा, आज तेरी महफिल में एक मुजरिम की तरह अहले वफा बैठे हैं। एक हम हैं कि परिस्थिति पे अकीदा ही नहीं, और कुछ लोग यहाँ बन के खुदा बैठे हैं। खुशियां देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं, रेशम बुनने वाले कीड़े रेशम में मर जाते हैं। ये तो सच है, उम्मीदें ख्वाबों को जिंदा रखती हैं, उन ख्वाबों का क्या तो चश्मे पूर्णम में मर जाते हैं। इस बस्ती में रहने वाले शायद सभी हम जैसे हैं, खुशियों की उम्मीद में जीते हैं, गम में मर जाते हैं। हिंदी के जिन घरानों में उर्दू शादो आबाद है, उन्हीं में एक नाम खुशबीर सिंह शाद है। अपने आप में शायरी का एक भरपूर घराना, दुनिया भर में मशहूर उर्दू शायरी का एक मोतबर नाम, जिन्हें पढ़ने के बाद उर्दू अदब के रोशन मीनार प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने कहा था, एक जमाना था जब मुशायरों में मकबूल आम मयार की सनत हुआ करता था, लेकिन किसी शायर का कलाम सुनने वालों को मुतासिर करे और पढ़ने वालों का भी ध्यान खींचने में कामयाब हो, तो उस शायर का हक अदा हो जाता है। खुशबीर सिंह शाद उन्हीं शायरों में से एक हैं। 30 साल से ज्यादा का अदबी सफर, मुख्तलिफ रस्मुल खत में 19 से ज्यादा किताबें, शायरी के हवाले से दुनिया भर का सफर, और उत्तर प्रदेश सरकार के यश भारती सम्मान से लेकर देश और दुनिया भर में अनगिनत अदबी अवार्ड्स, उर्दू के इस अलबेले शायर की अदबी खिदमात की सनद हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका खुशबीर सिंह शाद साहब, बज़्म खास की इस खास महफिल एक मुलाकात में। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, तुमने याद किया, और इस मुश्किल दौर में ये जो मुलाकातें जहाँ इतनी दुश्वार हो गई हैं, उसमें ये मौका निकाल के हम लोग मिले। और वेद गुप्ता साहब का शुक्रिया, और बज़्म खास का ख़ास तौर पे शुक्रिया कि आज उनके प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात कर रहे हैं। और मैंने बहुत सुना इनके बारे में, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वेद गुप्ता साहब, और वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मौसीकी के लिए तो मतलब शाद भाई ऐसा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे चैनल हैं म्यूज़िक के जो नॉन मोनेटाइज हैं। हिंदुस्तान में एक इकलौता बज़्म खास है, और अब ये पोइट्री का सेशन उस पर शुरू हुआ है। आप सबकी आमद इकलौते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो गुफ्तगू का सिलसिला, आपका एक शेर मशहूर ज़माना, ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। तो जितना मकबूल ये शेर पूरी दुनिया में हुआ, इन दिनों एक बात भी आपसे मुताल्लिक बड़ी मशहूर हो रही है कि लॉकडाउन जो है वो आपके लिए बड़ा फलकारी रहा। हाँ, बिल्कुल, पूरा एक शेरी मजमुआ आपका इस लॉकडाउन में तैयार हो गया। बिल्कुल हो गया तैयार, बिल्कुल हो गया। दरअसल देखिए होता क्या है आलोक, तुम भी यार इतने अच्छे शायर हो, और चूँकि तुम बहुत मसरूफ़ रहते हो, तो कई काम है तुम्हारे पास। मैं तो ले दे के एक शायरी के अलावा और कोई काम नहीं है, घर से निकलता नहीं हूँ। तो जाहिर है कि आप अब कई महीने आप घर में कैद हैं, कोई बात करने वाला नहीं है। अब वो मेरा कोई मिसरा है कि फिर से वही खामोशी है और तन्हाई है, फिर से वही खामोशी है और तन्हाई है, दीवारों से कितनी बातें कर सकता था। तो जाहिर है कि हम लोग जो सबसे आसान तरीका हमारे पास है खुद को बहलाने का या खुद को एक्सप्रेस करने का, वो है खुद कलामी। हम लोग अपने आप से बातें करते हैं, खुद से सवाल करते हैं, खुद से झगड़ते हैं, और उसका जो रद्द अमल है वो कागज़ पे आ जाता है। बेशक, लेकिन आपने ये सीखा कि इस पूरी के पूरे जो अवसाद को, इस पूरे के पूरे डिप्रेशन वाले दौर को आपने क्रिएटिविटी में तब्दील कर लिया। जाहिर है, वरना तो वो मुझे मार डालते ना। तो मेरे पास तो एक यही तरीका था कि जो अंदर मेरे आग थी उसको मुझे उगलना था। तो जाहिर है कि औरतों को तरीका ही नहीं था, लेकिन वो है कि वो इसलिए कामयाब हुआ कि मेरे उस कर्ब से, मेरे उस दुख से
हर आदमी जुड़ गया, क्योंकि सबका वही दुख था जो मेरा दुख था। हर इंसान उसी ट्रॉमा से गुजर रहा है। तो कितनी गजलें कह डाली आपने इस ट्रॉमा? करीब करीब 80 गजलें, पूरा एक मजमुआ। जी जी, एक मजमुआ जो चला गया, पब्लिशर के पास चला गया माशाल्लाह। और वो बिल्कुल मुझे लगता है कि 3-4 महीने में आ जाना चाहिए। इसमें सब इन 4-5-6 महीनों का जो पूरा उसमें कलाम है, वो उसमें वो एक अलग, बिल्कुल अलग किस्म की शायरी है, बिल्कुल अलग किस्म की शायरी है, जिसमें इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया कि क्या कहना है, जो कुछ हुआ वो है। तो इस लॉकडाउन में ये जो 80 गजलों का खजाना आपके हाथ लगा है? हाथ नहीं लगा है, खोदा है। हाँ, तो चलिए, आपने वो खजाना जो है, वो दफीना जो है, जो आपके हाथ लगा है, उसमें से एक आध जी मैं अता हो जाए। मैं आपको जी एक बहुत शुक्रिया। ये मतलब देखना आलोक जी। बुझा के पूछते हैं वो कहाँ है रद्द अमल। बुझा के पूछते हैं वो कहाँ है रद्द अमल। बुझा के पूछते हैं वो कहाँ है रद्द अमल, उन्हें खबर ही नहीं ये धुआं है रद्द अमल। क्या कहने, वाह वाह, बुझा रदीफ है। शुक्रिया। एक लफ्ज़ है इब्तलाओं मतलब परेशानियां। वो जिनको सह लिया चुपचाप मुस्कुराते हुए, वाह। वो जिनको सह लिया चुपचाप मुस्कुराते हुए, उन इब्तिलाओं का दर्द निहा है रद्द अमल। क्या कहने, वाह। जवाब वो कि दिया जाए जो सवाल के साथ। हाय हाय हाय, क्या मिसरा है, वाह। जवाब वो कि दिया जाए जो सवाल के साथ, वगरना बाद में तो रायगा है रद्द अमल। और शेर सुनना आलोक जी। यकीनी तौर पे लावे में ढल रहा होगा। यकीनी तौर पे लावे में ढल रहा होगा। यकीनी तौर पे लावे में ढल रहा होगा, किसी सितम पे अगर बेज़बां है रद्द अमल। क्या कहने, वाह। और ये शेर भी देखो कि पलट के देख लो तारीख की किताबों को। पलट के देख लो तारीख की किताबों पलट के देख लो तारीख की किताबों को, है जब्र आर्जी और जाविदा है रद्द अमल। क्या कहने, वाह। सदा गुफाओं से लर्जी हुई पलटती है। ओए होए, वाह। सदा गुफाओं से लर्जी हुई पलटती है, अमल भी खौफज़दा है जहां है रद्द अमल। क्या बात है, वाह। खुतैद मादी पे अपनी तुझे यकीन ही नहीं, तभी तो शायद ये वहमो गुमा है रद्द अमल। उन्हें खबर ही नहीं ये धुआं है रद्द अमल। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 सितंबर 1954, सरदार रवेल सिंह जी, आपके वालिद इंजीनियर और माँ जोगिंदर कौर साहिबा। बचपन सबका प्रोटेक्टिव होता है। That's right. आपका ओवर प्रोटेक्टिव क्यों था? वो यूं था कि मैं 5 बहनों का इकलौता भाई हूँ, लेकिन मुझसे एक बड़ा भाई था। तो बचपन में वो एक हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद जो है वो मेरे वालिदैन जो हैं वो मुझे लेके बहुत ज़्यादा वो एहतियात बरतने लगे। मुझे लड़कपन का जो सरमाया होता है, कंचे, गुल्ली डंडा, पतंगें, पेड़ों पे चढ़ना, मैं उन सबसे महरूम कर दिया बिल्कुल महरूम कर दिया गया। अब जाहिर है कि अकेलापन, अगर इन नेमतों से महरूम कर दिया जाएगा तो क्या करेगा। तो गिरदो पेश में जो कुछ नज़र आता था मैं उससे जुड़ने की कोशिश करता रहा, और उसने मुझे कहीं हसास बना दिया। बहुत करीब से देखना शुरू किया हर चीज़ को, तो कुछ सवाल उठते थे। एक मासूम जो एक जहन था कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों, तो उनके मैं कहीं अंदर वो जवाब ढूंढने की कोशिश करता था। और ये प्रोसेस जो है ये कई मेरे नौजवानी तक चलता रहा, और फिर तब कहीं जाके मुझे इसका जवाब मिला कि मुझे ये जो मेरे अंदर का लावा है अब ये मैच्योर हो रहा है, अब इसे कहीं किसी शक्ल में बाहर आना है। तो वो जाहिर था कि मैं कुछ कहता तो हुआ क्यों कि मुझे कुछ पढ़ने का शौक़ लगा। उर्दू मुझे नहीं आती थी, तो वो हिंदी में उन ज़माने में हिंद पॉकेट बुक्स की 1 रुपए की किताब आया करती थी, छोटी, तो उसमें वो उर्दू की शायरी, प्रकाश पंडित उसके एडिटर हुआ करते थे। उर्दू की सर्वश्रेष्ठ गज़लें, उर्दू की सर्वश्रेष्ठ शायरी। अब एक ही किताब में अब वो जस्ता गालिब भी हैं, मीर भी हैं, फैज़ भी हैं, जोश भी हैं, इकबाल भी हैं,
साहिर भी हैं, तो सबको पढ़ना शुरू किया और दिलचस्पी बढ़ी और जो कुछ मिलता गया पढ़ना शुरू किया। फिर नस्र पढ़नी शुरू की। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि कुछ अच्छे राइटर, मेरा टेस्ट जो डेवलप हुआ वो कृष्ण चंद्र को पढ़ के हुआ, मंटो को पढ़ के हुआ, चुगताई को पढ़ के हुआ। इनको आपने बहुत शुरुआती अपनी उम्र में पढ़ लिया जी, था। जब मैं इंटर में पढ़ता था, ये तब की बात है। अब जितना भी मुझे समझ आ सका, लेकिन मुझे अच्छा लगने लगा और वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक सोच जो मेरी डेवलप हो रही थी, जो उनकी मेरी जो तरबियत हो रही थी, वो इस अदब के साथ हो रही थी, इस अदब के हवाले से हो रही थी। फिर मैंने लिखना शुरू किया। अब मेरे वालिद इंजीनियर थे और बड़ी रोबदार शख्सियत थे। वो आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे। मुझे डॉक्टर और वो कामयाब नहीं हो सके। हाँ। और क्योंकि मुझे मरीज बनना था तो डॉक्टर कैसे बनता। आपको शायरी का मरीज होना था और वो आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो बेचारे वही अरमान लेके चले गए दुनिया से। लेकिन वो कुछ हालात ऐसे होते हैं कि मैं बहुत लापरवाह किस्म का, मैंने कभी पढ़ाई वढ़ाई में बहुत कमजोर था, बहुत मुश्किल तमाम मैं बीएससी तक पहुंचा। उसके बाद उनको लगा कि नहीं अब ये कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने मुझे कारोबार में लगा दिया। अब उसके बावजूद भी जो है मेरी लापरवाहियां कम नहीं हुई, आवारागर्दियां कम नहीं हुई। लेकिन कुछ होता है, कुछ कुदरत का भी एक निज़ाम होता है। मेरे वालिद को फालिज गिर गया और वो बिल्कुल डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये सर्वाइव नहीं करेंगे। लेकिन ऊपर वाले का करम था कि वो उसके बाद वो 16 साल 17 साल सर्वाइव किया उन्होंने। लेकिन सब जिम्मेदारियां मुझ पे आ गई। तब मैंने फिर बड़ी मेहनत की, बहुत भागदौड़ की, अपना काम जमाया, घर की जिम्मेदारियां पूरी की, वालिदैन की जो भी खिदमत हो सकती थी आखिरी दम तक की, अपनी बहनों की शादियां की जो मुझसे छोटी थी, अपनी शादी की। तो ये सब मैंने खुद किया। और लेकिन ये कि शायरी कहीं मुझसे छूटी नहीं। आपने कहा कि शायरी नहीं छूटी, एक और मुझे ख्याल आ रहा है कि लखनऊ छूट गया आपसे, लेकिन लखनऊ ने आपको नहीं छोड़ा। फिजिकली तो जाहिर है कि मुझे वहां से आना पड़ा। हाँ। और उसकी वजह ईमानदारी की बात है, आज मैं आपको बता देता हूँ। वो हुआ क्या कि शायरी के चक्कर में मैंने बिजनेस को बहुत इग्नोर किया और वो अमेरिका चला गया। 2-2 महीने अमेरिका रहा। पीछे से वो हमारे जो वर्कर्स थे उन्होंने सब बेच खाया, बहुत नुकसान हुआ, काफ़ी मकरूज हो गया। तो वो मैंने अपना बहुत बड़ा मकान बस जैसे भी बिका औने पौने तो बेचा, तो मैं पंजाब आ गया। लेकिन लखनऊ नहीं छूटा। और आज 10 साल होने को आ रहे हैं, मेरी ज़बान में अगर आपको कुछ लगता है कि 10 साल में अगर मेरी ज़बान पे पंजाब कोई असर नहीं डाल सका, तो ये लखनऊ का ही कमाल है, वहाँ की तहजीब और सुखन का कमाल। साहिर लुधियानवी, बचपन से लेके और शुरुआती दिनों तक आप बहुत मुतासिर रहे। लिखने का, कहने का चस्का आपको पहली बार कब लगा? इंटर में मैंने लिखना शुरू कर दिया था। कुछ भी अनाप शनाप, अच्छा उर्दू आती नहीं थी, साहिर के दीवाने थे। अच्छा, उस जमाने में जितने नौजवान थे, मतलब मुझे नहीं लगता है कोई साहिर के जादू से बचा होगा। कानपुर में एक मुशायरा हुआ आलोक, बहुत बड़ा मुशायरा था। उसमें साहिर लुधियानवी, कैफी, ऐसा कोई बड़ा शायर नहीं था जो वहाँ मौजूद नहीं था। अब वो साहिर ने अपनी नज़्म पढ़ी, उसके बाद वो परछाइयाँ, उसके बाद सब हम लोग लपके उनकी तरफ ऑटोग्राफ लेने के लिए। जब पहुंचे तो मेरे पास कागज नहीं, तो 10 रुपए का एक नोट था मेरी जेब में, जो जेब खर्च हुआ करता था। और उस जमाने में 1978 में 10 रुपए बहुत होते थे। तो मैंने कहा इस पे आप मेरा नाम लिख दिया। तो उन्होंने कहा सरदार जी खर्च कर दोगे? मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल खर्च नहीं करूंगा और जिंदगी भर संभाल के रखूंगा ये वो। तो उन्होंने लिख दिया खुलूस के साथ साहिर। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चला गया नोट, वक्त के साथ कहाँ चला जाता है। साहिर ने ठीक कहा था, खर्च दोगे। हो गया, ईमानदारी की बात है जी। तो लेकिन वो साहिर का ये जादू था, तो लिखता रहा अनाप शनाप, क्योंकि जबान से वाकिफ नहीं था। अच्छा, उस वक्त ये लगता था आलोक, उस जमाने में, कि जितने मुश्किल से मुश्किल अल्फाज आप उर्दू का इस्तेमाल करो। हाँ, ये बड़ा वो एक चस्का था कि तो आप उतने आलिम फाजिल माने जाएंगे, पढ़े लिखे माने जाएंगे। अच्छा, और मैं अपने मोहल्ले के जो लड़के थे उनका हीरो था। यार क्या कहता है यार, क्या? अच्छा, शायरी पता कैसी, एक शेर सुनाओ तुम्हें, हंसोगे तुम, लेकिन वो सुबह सुनाता हूँ कैसी शायरी करते थे जी। बैठे शाम को लड़के अपने रेस्टोरेंट में बैठे, अब वो यार सुनाओ यार। और शेर में ये कह रहा हूँ कि मेरी मैयत पे तुम ना यूं चीखो,
मुझे जोरों से नींद आई है। हाय हाय सुबह, अरे क्या बात यार, बंद मक्खन मेरी तरफ से यार, समोसे मेरी तरफ से। तो मैं उनकी ऐसी शायरी से, लेकिन वो शायरी तो शायरी, इसको समझने में वक्त लगता है, एक उम्र लगती है, लेकिन वो कुछ हुआ, मुझे बनना था शायद, मतलब, और आज तुमसे यहाँ बैठ के बात करनी थी। अरे प्लीज। तो यही लिखा था मेरे लिए, मुझे और कोई काम नहीं आया। करूंगा क्या, जो हो गया इश्क में नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। चलिए, तो लखनऊ का जिक्र हुआ है, एक शख्सियत जिसका जिक्र आप भी बहुत ही अदब व एहतराम से करते रहते हैं, वाली यासी साहब। भाई मेरे तो उस्ताद थे वो। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात मैं उस आदमी की, जिस बात का कायल हुआ कि उन्होंने कभी एक मिसरा कह के नहीं दिया, और मैंने कभी लिया भी नहीं। उन्होंने कहा यार देखो, मैं तो तुम्हें कह दूंगा, मैं तुम्हारी गजलें ठीक भी कर दूंगा, लेकिन ये कि तुमको इसकी आदत पड़ जाएगी। मैं कहा नहीं साहब, मुझे चाहिए। मैं भी बड़ा खुददार था। एक मुझे याद है कि कोई गजल मैंने कही थी, तो उसमें उन्होंने एक शेर कह दिया, तो बोले यार ये तुम रख लो। मैंने कहा नहीं उस्ताद। कहता अरे बाप का माल है, रख ले यार, ऐसे कहा उन्होंने। तो मैं कहा नहीं उस्ताद, बात ये है कि मैं रख तो लूंगा और लोग दाद भी देंगे, लेकिन ये कि मैं जानता हूं कि ये आपका शेर है, तो मैंने वो शेर नहीं रखा। तो इस तरीके से जो आत्मनिर्भर हुआ मैं। हाँ। तो आप उस जमाने में आत्मनिर्भर हो गए। जमाने में आत्मनिर्भर हो गया। तो जो छूट जाता है ना शाद भाई, उसकी उदासी तो रहती है, और इधर एक गजल आपकी हुई है उदासी। हाँ, वो भी इसी लॉकडाउन पीरियड की गजल है, और वो अजीब सी कैफियत है उसमें। क्या गजल है वो? मैं आपको सुनाता हूँ गजल, अगर आप इजाजत दें तो। जश्न अदब में जी जी जी, वहाँ आपने पढ़ी भी थी। जी पढ़ी थी, और ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गई, बहुत। हर समत फजा में है बयाबाना उदासी, हर समत फजा में है बयाबाना उदासी, लाया है कोई दश्त से दीवाना उदासी। क्या कहने। मैंने इसे तोहफे में दिए थे कई सदमे, मैंने इसे तोहफे में दिए थे कई सदमे, दिल ने भी एवज में दिया नजराना उदासी। और शेर सुना लोग जी। पहले मुझे तन्हाई ने एक गीत सुनाया, पहले मुझे तन्हाई ने एक गीत सुनाया, फिर शब ने सुनाया मुझे अफसाना उदासी। क्या कहने। उस बज़्म तरब में मुझे ले जा तो रही है, तू मुझको वहां छोड़ के लौटाना उदासी। क्या कहने, वाह। खुशियों के ये लम्हात अता कर दिए तो, अब वो उदासी में खुशियों के लम्हात मिल जाएं। हाँ हाँ। खुशियों के ये लम्हात अता कर दिए तूने, आबाद रहे तेरा तरब खाना उदासी। क्या कहने, वाह। उस मोड़ पे बैठा हूं जहां देर गए रात, उस मोड़ पे बैठा हूं जहां देर गए रात, उस मोड़ पे बैठा हूं जहां देर गए रात, मिलने मुझे आ जाती है रोजाना उदासी। क्या कहने, वाह। उस मोड़ पे बैठा हूं जहां देर गए रात, मिलने मुझे आ जाती है रोजाना उदासी। कैसे नगमे की तरह है ये गजल, वाह वाह वाह। और ये काफिया दे रहा है, बिल्कुल एक अलग सा काफिया इस्तेमाल हो गया। इनायत। गम ने कहा क्या शक्ल बना रखी है तूने, गम ने कहा क्या शक्ल बना रखी है तूने, गम ने, कहते रहे क्या तुमने शक्ल बना रखी। गम ने कहा क्या शक्ल बना रखी है तूने, मर्दों पे भली लगती है मर्दाना उदासी। क्या बात है। गम ने कहा क्या शक्ल बना रखी है तूने, मर्दों पे भली लगती है मर्दाना उदासी। कहते हैं कोई शाद रहा करता था इसमें। क्या कहने, वाह। कहते हैं कोई शाद रहा करता था इसमें, बाहर ये जहां लिखा है काशाना उदासी। पहले मुझे तन्हाई ने एक गीत सुनाया, फिर शब ने सुनाया मुझे अफसाना उदासी। तो ये था जनाब। क्या क्या खूबसूरत गजल। शुक्रिया शाद भाई। कितनी दिलचस्प बात है आपसे मुताल्लिक कि आप मुशायरों में आए, और मुशायरों का जो वक़ार है, मयार है, वो आप जैसे शौरा हजरात की मौजूदगी से
एक सनद हो जाती है कि अगर खुशबीर सिंह शाद मुशायरे में है तो मुशायरे, तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन आप मुशायरों में आए रिसालों के रास्ते, रिसालों के जरिए, और हिंदुस्तान में आए पाकिस्तान से। सवाल है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नहीं, ये बात किसी हद तक सही है। हुआ ये कि मैं चूंकि मुशायरों में मैं जाता नहीं था, कि मेरा अपना चूंकि कारोबार था और मसरूफियत थी, तो अब लिखता तो रहता था मैं। तो मैंने सोचा कि इसको मतलब कहीं भेजा जाए। तो मुझे वाली साहब ने कुछ पते बताए कि फला फला, उसने भेजना शुरू किया। अच्छा, नई नई उर्दू सीखी थी, अब वो हैंड राइटिंग से लोग समझ जाते थे कि कोई अनाड़ी है, तो वापस आना शुरू हो गया। खूब रिजेक्ट हुए आप? खूब वापस आना शुरू हुआ, और मैं बहुत मायूस हुआ। मुझे लगता है कि मेरी शायरी वायरी सब ऐसे ही है, क्योंकि जिसको देखिए वो लिखता है कि साहब ये हमारे रसाले के मयार के मुताबिक नहीं है, और ये। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि एक बात मेरी तुम याद रखना खुशबीर, ये जो लोग तुम्हारी शायरी रिजेक्ट कर रहे हैं, एक दिन यही तुमसे एक दिन रद्दी की टोकरी से निकाल के छापेंगे। क्या बात है। और लोग ऊपर वाले का करम है, ये हुआ। दुनिया का कोई भी ऐसा मयारी रसाला उर्दू का नहीं है जिसमें मैं छपा नहीं। ये तो हुआ, लेकिन एक दिलचस्प जानकारी जो मेरे पास है और जिसपे मुझे बड़ा प्राउड भी फील हुआ कि आप इतनी बार रिजेक्ट हुए और पहली बार जब छपे भी तो शफकून में छपे। बिल्कुल, मैंने शमसुर रहमान फारूकी साहब शफकून में छपना जो है, अभी फारूकी साहब के इंतकाल पे अपनी ताज़ियत में जफ़र इकबाल ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि साहब मुझे शमसुर रहमान फारूकी हिंदुस्तान लेके आए, मुझे कोई जानता नहीं था। जफ़र इकबाल जैसा शख्स कह रहा कि मुझे उन्होंने शफकून में छापा और हिंदुस्तान में लोगों ने मुझे पहचाना। तो जाहिर है कि मेरी तो कोई वो ही नहीं थी। जब मैंने उनको भेजा तो 4-5 गज़लें मैंने उनको भेजी। एक दिन मैं गया, शाम रोज जाता था वाली साहब की दुकान पे, तो एक दिन शाम को मैं पहुंचा, तो मैंने कहा उस्ताद बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने नीचे से शफकून निकाली और मुझे खोल के दिखाया, तो मेरी उसमें 3 गज़लें। क्या कहने? कहते ये देखो। अच्छा, मज़े की बात कि अगले इशू में वो गज़लें रिपीट हो गई, गलती से हो गई, कैसे भी हो गई, वो वही गज़लें रिपीट हो गई। तो वो प्रोफेसर मसूद उस्मानी साहब थे, तो वो हंसने लग पड़े, कहने की कि अवाम की पुरजोर फरमाइश पर ही है। मुकर्रर इरशाद। तो उनको कि इनका लगा होगा कि ये कुछ कह सकता है, इम्कानात दिखे हैं जी। उनको। तो वो छापते रहे, चलता रहा, एक सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। और उसके बाद एक पहचान जो मेरी अदबी दुनिया में बनी, वो इन रसायल की वजह से, और ख़ास तौर पे शफकून की वजह से। और शफकून बंद होने तक वो मुझे छापते रहे। लेकिन हाँ, उनको मुझसे एक शिकायत थी कि मुझसे कहते थे कि साहब तुम मुशायरे मत पढ़ा करो। तो अच्छा, कभी कभार मैं कह रही साहब मैं बहुत कह रहा नहीं, मैं सब फरिश्त में तुम्हारा नाम देखता रहता हूँ। और उन्होंने एक जुमला कहा था कि किसी भी अच्छे शायर को ख़राब करने के लिए मुशायरे से बेहतर कोई जगह नहीं। बेशक। तो नारेबाजी, सियासत और बहुत छिछली जो ज़बान है, उसने शायरी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये बात सही है कि जो तुम कह रहे हो कि ये जो हल्कापन आया है, उसके पीछे ये बात कई बार हो चुकी है। तुम भी जानते हो, तुम भी मुशायरों का हिस्सा हो, पूरी दुनिया में जाते हो। कहीं ना कहीं एक जो परफॉर्मिंग आर्ट की शक्ल इख्तियार कर ली है मुशायरों में। अच्छा शेर जो है वो अखबार की सुर्खी बन सकता है, बनता है, लेकिन अखबार की सुर्खी कभी शेर नहीं हो सकती।